गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका नाम है मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्ति के स्रोत। मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं और ये जो पोषक तत्वों के स्रोत हैं उनके द्वारा किस प्रकार से पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मृदा में पोषक तत्व की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है। मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत। मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उसकी प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इस संदर्भ में अपने को चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं। पहला स्रोत है खाद एवं उर्वरकों के द्वारा। अपन यहाँ नोट करते हैं ये निम्न स्रोत हो सकते हैं। ये निम्न स्रोत हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपके खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक देखो बच्चों, मुख्य रूप से जो पोषक तत्वों की पूर्ति होती है वो पादपों में खाद या फिर उर्वरक के माध्यम से होती है। खाद जो होता है, उर्वरक जो होता है, ये पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। अब बच्चों चाहे इसे खाद कोई सा भी हो, चाहे गोबर का खाद हो, चाहे कंपोस्ट हो, चाहे हरी खाद हो, ये कोई सा भी खाद हो सकता है। इसी प्रकार उर्वरक की अगर हम बात करें तो ये उर्वरक चाहे डीएपी हो सकता है, चाहे यूरिया हो सकता है, चाहे अमोनियम फास्फेट हो सकता है, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट हो सकता है, कोई सा भी उर्वरक ये हो सकता है। इन अलग अलग उर्वरकों के माध्यम से अलग अलग जो पोषक तत्व होते हैं उसकी पूर्ति मृदा में होती है। जैसे यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, डीएपी जो होता है उससे फास्फोरस की पूर्ति होती है। ऐसे ही अलग अलग पोषक तत्व जो है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, उससे पोटेशियम की पूर्ति होती है। ऐसे अलग अलग पोषक तत्वों से की पूर्ति अलग अलग रासायनिक उर्वरकों से होती है। तो पहला जो स्रोत है बच्चों वो क्या है, खाद व उर्वरक। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं खाद के अंदर ये मृदा पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है। मृदा पोषक तत्व का क्या है, ये मुख्य स्रोत है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये गोबर खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट हो सकते हैं। ये तो खाद के अंदर हो सकते हैं। उर्वरक में यदि हम बात करें तो उर्वरक के रूप में डीएपी, यूरिया, एसएसपी, केसीएल, म्यूरेट ऑफ पोटास आदि हो सकते हैं। इनमें से कोई से भी रासायनिक उर्वरक के रूप में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हो सकते हैं। ये पहला स्रोत हो गया है मृदा में पोषक तत्व की पूर्ति का। दूसरा है बच्चों फसलों के अवशेष। फसलों के जो अवशेष होते हैं ये भी मृदा के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति का स्रोत होते हैं। फसलों के अवशेष, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फसलों के जो अवशेष होते हैं, जैसे सामान्यतः हरी खाद का निर्माण इन्हीं से होता है। पौधे हैं, उनके वनस्पतियों की पत्तियां हैं, फसलों के डंठल हैं, तने हैं, जड़ हैं आदि के सड़ने के बाद ये प्राकृतिक खाद की तरह काम करने लगते हैं और ये पौधे को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि फसलों की पत्तियां
तना, जड़ आदि मर्दा में अपघटित होकर मर्दा में प्राकृतिक खाद का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक खाद का निर्माण करते हैं जो पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ये क्या करता है बच्चों? ये पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम करता है। तीसरे इसकी यदि हम स्रोत की बात करें तो वह है मृदा सुधारकों के द्वारा। तीसरा स्रोत है बच्चों मृदा सुधारकों द्वारा। मृदा सुधारक कौन से होते हैं? सामान्यतः जो मृदा होती है वो अम्लीय क्षारीय प्रकृति की हो सकती है। उस दौरान मृदा को सुधारने के लिए, मृदा की प्रकृति को सुधारने के लिए मृदा के अंदर जो मृदा सुधारक डाले जाते हैं ये भी पोषक तत्वों का काम करते हैं। सामान्यतः ये आपके जिप्सम हो सकता है, पायराइट हो सकता है, चूना पत्थर हो सकता है या फिर गंधक हो सकता है। ये जो मृदा सुधारक होते हैं ये मृदा सुधारक के साथ साथ मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम भी करते हैं। यहाँ पर नोट करते हैं कि विभिन्न मृदा सुधारक विभिन्न मृदा सुधारक मृदा की प्रकृति सुधारने के साथ मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति भी करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये मृदा सुधारक हो सकते हैं पायराइट, जिप्सम, इसके अलावा आपके हो सकता है गंधक, ये आपके मृदा सुधारक हो सकते हैं। तो मृदा को सुधारने के साथ साथ उसके अंदर पोषक तत्वों की जो पूर्ति होती है उसकी भी क्या करते हैं? काम करते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार। ये बच्चों कुछ पोषक तत्वों के स्रोत थे। आगे हम देखते हैं कि और कौन से पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है पोषक तत्वों के स्रोत के बारे में वो है वर्षा के द्वारा। वर्षा के द्वारा किस प्रकार से मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्षा के द्वारा देखो बच्चों, वर्षा के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार से होती है इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, सामान्यतः जब वर्षा होती है तो उस दौरान आकाश के अंदर बादल गरजते हैं। बादलों के गरजने, बिजली के चमकने के परिणाम स्वरूप जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस आपके नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल जाती है।
ये यौगिक के रूप में बदलकर बरसात के जल में घुल जाती हैं। और ये जब वर्षा जल होता है उसमें नाइट्रोजन का यौगिक पाया जाता है नाइट्राइड या नाइट्रेट के रूप में। तो ये बरसात के जल के साथ ये जो पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन जो पोषक तत्व होता है नाइट्राइड या नाइट्रेट के रूप में ये पौधों को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब बरसात होती है तो इस दौरान जब बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, तो उस समय वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये उसका यौगिकीकरण होता है और उस यौगिकीकरण की प्रक्रिया से ये वर्षा जल में घुल जाती हैं और वर्षा जल के द्वारा नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो फसलों को, पादपों को हो जाती है, क्योंकि ये वर्षा जल मृदा के अंदर जाके गिरता है और ये नाइट्रोजन जो होती है वो वर्षा जल से मृदा के अंदर पहुँच जाती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं कि वर्षा के समय बिजली गरजने से वायुमंडल की N2 गैस नाइट्रोजन यौगिक में बदलती है। अर्थात नाइट्रोजन का जो यौगिकीकरण होता है वो यहाँ पर वर्षा के दौरान बिजली के कड़कने से होता है। ये नाइट्रोजन यौगिक वर्षा जल के साथ भूमि पर गिरता है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति मृदा व पादपों को हो जाती है। अर्थात ये नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है ये नाइट्रोजन की पूर्ति वर्षा जल के द्वारा हो जाती है, चाहे वो पौधे हो चाहे मृदा स्रोत हो। अगले यदि हम स्रोत की बात करें तो वो है बच्चों दलहनी फसलों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दलहनी फसलें जो होती है उसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और उन दलहनी फसलों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो दलहनी फसलों के द्वारा हो जाता है। इन दलहनी फसलों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों के अंदर ग्रंथि पाई जाती है और उन ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो पाया जाता है। राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। ये राइजोबियम क्या करता है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदल देता है और ये राइजोबियम जो होता है वो दलहनी फसलों से पोषण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये जो दलहनी फसलें होती हैं जब इन्हें खेत में उगाया जाता है तो इस दौरान नाइट्रोजन स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप उस खेत के अंदर नाइट्रोजन का संचयन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और यही संचय अगली वाली फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है दलहनी फसलों के द्वारा, उसके द्वारा भी पादपों को अर्थात मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो अपन यहाँ लिखते हैं दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों में राइजोबियम
जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन गैस के यौगिकीकरण में सहायता करता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह आपको पता है बच्चों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो नाइट्रोजन का नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदलना होता है, अर्थात नाइट्रोजन के यौगिकीकरण होने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया से नाइट्रोजन यौगिक मृदा में एकत्रित हो जाते हैं, जो अगली फसल के लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन से अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उस प्रक्रिया के माध्यम से पौधों को क्या नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और मृदा के अंदर ये नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में संचित हो जाती है। एक और आगे का जो स्रोत है वो अपन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला बच्चों जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो स्रोत है वो है असहजीवी जीवाणुओं के द्वारा। असहजीवी जीवाणु जो होते हैं, असहजीवी जीवाणुओं के द्वारा। देखो बच्चों, असहजीवी जीवाणु वो होते हैं जिनमें सहजीविता का गुण नहीं पाया जाता है। सहजीविता का जो गुण होता है वो ये होता है कि दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों जीवों को एक दूसरे से कोई हानि नहीं होती है, एक जीव को दूसरे जीव से लाभ होता है और उसका बना हुआ उत्पाद दूसरे के लिए लाभ पहुंचाता है, उनको बोलता है सहजीविता का। जैसे राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो आपके जो दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं उसके साथ सहजीविता का संबंध बना के रखता है। राइजोबियम क्या करता है, अपनी आवश्यकता के लिए जो पोषक होता है, पोषक पदार्थ जो होता है वो दलहनी फसलों की जड़ों से लेता है, जबकि जो राइजोबियम खुद उत्पाद बनाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप जो नाइट्रोजन गैस बनाता है, ये पादप अपनी आवश्यकता के लिए पोषक तत्वों के रूप में ले लेता है। कहने का मतलब उन ऐसे संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें दोनों को लाभ होता है एक दूसरे से रहने से, अगर वो दोनों अलग अलग रहेंगे तो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा जो संबंध होता है उसे बोलते हैं सहजीविता। एक होता है असहजीविता, जिसको अपन अभी बात कर रहे हैं। असहजीविता में क्या होता है कि एक जो होता है वो दूसरे से बेनिफिट नहीं लेता है लेकिन उसको देता है, अर्थात आपस में एक दूसरे को बेनिफिट नहीं होता है, केवल एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव को बेनिफिट देता है, खुद उससे किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं लेता है। राइजोबियम वाले में बात करें अपन तो दलहनी फसलें पोषक तत्व लेती हैं राइजोबियम से, जबकि दलहनी फसलें जो होती हैं वो राइजोबियम से पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन लेती हैं, जबकि राइजोबियम जो खुद होता है वो अपना संपूर्ण पोषक तत्व अपनी आवश्यकता के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होता है वो दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उससे लेता है। इस प्रकार से उन दोनों के मध्य जो संबंध होता है वो सहजीवी होता है, जबकि अब हम पढ़ेंगे उसमें एक जीव दूसरे को बेनिफिट देगा, केवल उसे अपना बेनिफिट नहीं लेता है, तो यहाँ पर असहजीवी संबंध होता है। सामान्यतः उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपके एक तो है एजेटोबैक्टर
और एक है क्लोस्ट्रीडियम। ये दो जो असहजीवी जीवाणु हैं वो ऐसे ही हैं, ये खुद बेनिफिट नहीं लेते हैं, लेकिन ये वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकरण करते हैं, उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं और इसे मृदा के अंदर संचित कर देते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार से किसी दूसरे से अपनी आवश्यकता के जो पोषक तत्व हैं वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसा संबंध असहजीवी कहलाता है। और असहजीवी जीवाणु अपने दो हैं, एक है क्लोस्ट्रीडियम और एक है अपने एजेटोबैक्टर। तो यहाँ पर नोट करते हैं सबसे पहले कि एजेटोबैक्टर व क्लोस्ट्रीडियम असहजीवी जीवाणु, क्लोस्ट्रीडियम असहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति करता है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति करता है। इससे पादपों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। देखो बच्चों, ये कुछ असहजीवी जो बैक्टीरिया थे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, लेकिन इनका जो संबंध होता है वो असहजीवी द्वारा होता है। अब बच्चों, सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी प्राप्ति इन स्रोतों से होती है। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि जो ये आवश्यक पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व क्या क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में, कौन कौन से पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं, इसके बारे में अपने को नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ना है डिटेल से। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।